फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीति मैम क्लासेस। हम 9th क्लास का ही ये सेकंड वीडियो बना रहे हैं हिस्ट्री के चैप्टर का। जो चैप्टर 1 है द फ्रेंच सोसाइटी, उसका सेकंड वीडियो है ये। अभी देखिए, मैंने उसमें बताया आपको कि कैसे जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थी फ्रेंच सोसाइटी की, वो प्रिविलेज से एग्जेम्प्ट थी। उन्हें प्रिविलेजेस मिला हुआ था और टैक्सेस से एग्जेम्प्ट थी कि उन्हें कोई टैक्स पे नहीं करना था, सिर्फ थर्ड स्टेट को पे करना था। अब देखिए, फ्रांस में एक रिवॉल्यूशन का जो बन रहा था, वो एक और सीन बन रहा था कि फ्रांस के अंदर जो पॉपुलेशन थी, जब लुईस 16 राजा बना वहाँ का, जो फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो एकदम से इंक्रीज हो रही थी। कहाँ तो वो 23 मिलियंस थी 1715 में, और 1789 तक आते आते वो 28 मिलियंस हो गई थी वहाँ की पॉपुलेशन, जिसकी वजह से जो फूड की डिमांड थी, फूड ग्रेन्स की डिमांड थी, वो भी एकदम से बढ़ गई। और जो वहाँ की हार्वेस्ट थी वो खराब हो गई थी, फसलें खराब हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, खाना सबको बहुत ज्यादा खाने की डिमांड बढ़ गई, तो और फसलें खराब हो गई, तो कीमत क्या हो गई उसकी, बढ़ गई। यानी कि वहां पर जो ब्रेड की, जैसे स्टेपल डाइट था वहां का ब्रेड। स्टेपल डाइट क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे क्या है कि रोटी के बिना हमारा पूरा खाना नहीं होता, तो ऐसे ही वहां पर ब्रेड होता है स्टेपल डाइट, जो रोज चाहिए ही उन्हें खाने के लिए। तो ब्रेड की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी वहां पर। वहां के जो थर्ड स्टेट था, उसने पहले भी कई बार रिवॉल्यूशन करने की कोशिश की, पर ड्यू टू द लैक ऑफ मीन्स, कि उसके पास ना पैसा होता था इतना, और ना ही उसके पास इतने साधन थे कि वो रिवॉल्यूशन को कंटिन्यू कर सके, तो कभी भी पहले नहीं हो पाई रिवॉल्यूशन। पर अब क्या था, 18th सेंचुरी के अंदर एक जो थर्ड स्टेट था, उसी के अंदर एक नया मिडिल क्लास ने जन्म ले लिया था। मिडिल क्लास के अंदर कौन लोग थे, जो बिजनेस करने लगे थे, व्यापार करते थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर बिजनेस करते थे, ओवरसीज में अपना कपड़ा बेचने जाते थे, पैसा कमाते थे वहां से, और अब वो पावरफुल होने लगे थे, पैसा उनके पास आ गया था। जब उनके पास पैसा आया तो उन्होंने कहा, मेहनत हम कर रहे हैं, पैसा हम कमा रहे हैं, तो हम इतना टैक्सेस क्यों पे करें, हम राजा के लिए इतना क्यों टैक्स पे करें, हम क्यों गुलाम बन के उनके रहें। तो तब वहां पर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास के पास पैसा आने के बाद। और अब मिडिल क्लास के लोग वहां पर पढ़े लिखे भी होने लगे थे 18th सेंचुरी में, जैसे लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, फिलोसोफर्स हो गए। तो जो पढ़े लिखे लोग थे, उन सभी ने रिवॉल्यूशन में आगे हाथ बढ़ाया। पढ़े लिखे लोग थे, राजा के साथ बहस कर सकते थे, बात कर सकते थे कि अगर हम लोग पैसा कमा रहे हैं तो उसके बाद हम ही टैक्स पे कर रहे हैं, और हमारी सबसे बुरी कंडीशन है कि हमें कोई प्रिविलेजेस नहीं मिल रहा है। तो ये जो नया मिडिल क्लास था, उसने कहा कि जितने भी बाय बर्थ प्रिविलेजेस हैं उनको खत्म कर देना चाहिए। बाय बर्थ प्रिविलेजेस, राजा का बेटा राजा, मंत्री का बेटा मंत्री, और जैसे बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड है, बहुत बड़ी पोस्ट पर है, तो वो उसका बेटा ही बनता था। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रिविलेजेस दिए जा रहे थे, फैसिलिटीज दी जा रही थी। उन्होंने कहा नहीं, अब कोई भी जो प्रिविलेज हो वो किसके ऊपर होना चाहिए, क्वालिटी के ऊपर होना चाहिए। कि अगर हम पैसा कमा रहे हैं, हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, तो अब जिसके अंदर क्वालिटी होगी वही लीडर बनेगा, वही नेता बनेगा, ये मिडिल क्लास कहने लगी। अब ऐसे में ही बहुत सारे फिलोसोफर हुए वहां पर, जैसे जॉन लॉक है ना, रॉस्यो है, मॉन्टेस्क्यू है, इन लोगों ने भी सपोर्ट करना शुरू किया, और एक ऐसी गवर्नमेंट के बारे में डिमांड करना शुरू किया उन्होंने कि अपॉर्चुनिटीज किस पर मिले, अपॉर्चुनिटीज सबके लिए बराबर होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, कि लोग जो रह रहे हैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ होनी चाहिए, कि कानून की नजरों में सब बराबर हों। किसी को भी इसलिए ना छोड़ दिया जाए कि वो राजा का बेटा है या वो अमीर है, किसी को इसीलिए परेशान ना किया जाए कि वो थर्ड स्टेट से है, गरीब है। और उन्होंने गवर्नमेंट कहा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव सरकार को चलाने वाला, और सोसाइटी के बीच में, कि जो आम लोग हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव है, सरकार चलाने वाला है, उनके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि वो उनकी प्रॉब्लम को समझें, और तब उसके बाद सरकार चलाई जाए, बनाई जाए। और उन्होंने कहा कि अब सारे प्रिविलेजेस खत्म करो, और हम दोबारा से अब ऐसी सरकार बनाएंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हो। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन जहां पर के सारे अधिकार पहले से लिखे हुए होते हैं, जहां कोई कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर राजा भी नहीं होता, राजा के लिए भी जो अधिकार हैं, जो बातें हैं मानने की हैं, जो कानून है, वो सब उस कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से लिखा हो, जिसको राइट टू मैन कहा जाता है। कि अब भी आज जितने भी हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सब किसकी देन है? वो सारे फ्रेंच सोसाइटी की ही देन है, क्योंकि सबसे पहले वहां के लोगों ने आवाजें उठाई, और उसके बाद ही वो पूरे विश्व में फैल गई रिवॉल्यूशन। अब देखिए, लुईस, जब वो नेशनल असेंबली, जो मैं आपको बता रही थी कि टेनिस कोर्ट के, इंडोर टेनिस कोर्ट के अंदर थर्ड स्टेट के लोग इकट्ठा हुए, और उन्होंने
नेशनल असेंबली बनाना शुरू किया। अब जो नेशनल असेंबली बनी, पहले तो राजा ने मानने से मना कर दिया उनके कॉन्स्टिट्यूशन को। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बना दो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या बना दो कि राजा तो राजा रहेगा, पर जो जनता के अधिकार है उसके लिए एक अलग से पार्लियामेंट जैसी एक इंस्टीट्यूशन बनाई जाए जो कि लोगों के हित के लिए काम करेगी। अब 4 अगस्त 1789 को जो असेंबली थी उसने अबॉलिश कर दिया सारे टैक्सेस को, और टिथ और टिल आपके चैप्टर में शुरू में दिया हुआ है, टिथ और टिल, कि ये 2 टैक्सेस हुआ करते थे जो चर्च लिया करता था। चर्च भी लेता था टैक्स और राजा भी लेता था टैक्स। उन सबको अबॉलिश कर दो, कि सारे टैक्सेस हटा दो, सब खत्म कर दो, और क्या करो, दोबारा से अब बनाओ, और जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको नेता चुना जाए जो कि सरकार चलाए। अब फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। फ्रांस क्या बन गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया, यानी कि राजा के हाथ में अब पावर नहीं रह गई। पावर किसके हाथ में थी, पावर अब रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में आ गई, जनता के हाथ में आ गई। नेशनल असेंबली ने ड्राफ्ट किया, लिखा कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में, और उसके अंदर जो मोनार्क की पावर थी, जो राजा की पावर थी, उनको लिमिटेड कर दिया गया, कम कर दिया गया। अब ये जो पावर थी वो सेपरेट कर दी गई, पावर को बांट दिया गया। जैसा आज भी हमारे देश में क्या है, 3 स्टेट्स गवर्नमेंट चलता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, कि कोर्ट बिल्कुल अलग काम करेगी, जो कानून बनाए गए हैं वो बिल्कुल अलग हैं, और जो एग्जीक्यूटिव है, जो उसके चलाने वाले हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। राजा कौन है, सिर्फ राजा, नाम का राजा रह गया, उसकी सारी पावर्स को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ने अब डिक्लेरेशन दिया राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कि राइट फॉर मैन एंड सिटीजन्स लिखा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कौन कौन से राइट दिए गए, राइट सच एज द राइट टू लाइफ, यानी पहले राजा को अधिकार था वो किसी को भी मरवा सकता था, अब वहां की जनता को अधिकार मिला राइट टू लाइफ, सबको जिंदा रहने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, सबको बोलने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपनी बातें बताने का, अपनी सलाह देने का अधिकार। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून की नजरों में सब समान है। सभी जितने भी आज भी कानून, आज भी जो अधिकार मिले हुए हैं वो सब फ्रेंच सोसाइटी की ही देन है, और उस समय पर 18th सेंचुरी में वहां ये बन चुके थे। These rights belong to each human being, और ये जो राइट थे वो किसके लिए थे, सबके लिए थे। अब कुछ भी ऐसा नहीं था जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लिए कुछ अलग से अधिकार मिले और थर्ड स्टेट के लिए कुछ अलग अधिकार हो, नहीं, अब सभी के लिए समान अधिकार थे, और जो कि बाय बर्थ सभी ह्यूमंस के लिए थे, और कोई इन अधिकारों को उनसे छीन भी नहीं सकता था। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स है, कोई हमसे छीन नहीं सकता, ऐसे ही ये राइट टू मैन थे जिन्हें कोई उनसे छीन नहीं सकता था, और जन्म के साथ ही ये सारे अधिकार उन्हें अब वहां मिल रहे थे। जो लुईस 16 था उसने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन तो कर दिया नेशनल असेंबली के सामने, पर वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उसे मजबूर होकर करना पड़ा ये सब। पर उसने प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ तभी लड़ाई वहां पर शुरू हो गई। लड़ाई शुरू हो गई और हजारों लोग वहां के फ्रांस के आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी सबको लड़ने के लिए, जाने के लिए। कहाँ गए लड़ने के लिए, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया में। वहां पर जब लड़ने के लिए गए और एक रिपब्लिक गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस में बन चुकी थी, तो अब फ्रांस के अंदर इसी समय पर फसलें भी पूरी खराब हो रही थी, तो फ्रांस के अंदर जो स्टेज थी वो बहुत ही बुरी हो गई। लोग जितने मेन थे वो सारे आर्मी में लड़ने के लिए चले गए, पीछे से औरतें रह गई घर में, औरतों के पास पैसा नहीं था घर चलाने के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। तो ऐसे समय पे फिर अब जो रिवॉल्यूशन दोबारा शुरू होता है फ्रांस में, कि अब तो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, उसके बाद भी दोबारा यहाँ से रिवॉल्यूशन शुरू होता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।